मगरिब कज़ा हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। शाम रात में ढल चुकी थी और उसकी स्याहियाँ रोशनियों में घुलने लगी थी। बड़े ताया अब्बू के पोर्शन में लाइट्स रोशन थी। बरामदे में दस्तरखान बिछा था जिस पर तमाम अहले खाना जमा थे। अब्बू जी, आपसे एक बात करनी थी। बहजाद ने अपने बाप से कहा था। घर के लिए जगह देख ली है मैंने, एडवांस भी पे कर दिया है। अगर आप मैं इस टॉपिक पर पहले भी कितनी बार बात कर चुका हूँ बहजाद। कितनी दफ़ा मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन अब्बू, आखिर कब तक? 2 कमरों के इस छोटे से पोर्शन में हम तीनों भाई कैसे एडजस्ट करेंगे? कल कल को बच्चे होंगे, उनकी भी शादियाँ होंगी, कैसे होगा ये सब? उन्होंने कड़े तेवरों से उसे देखा। वो खाना छोड़ चुके थे। हम भी 3 ही भाई थे बेटा। हमारे बाप के पास भी ऐसा ही कचोक सा घर था। इसी में शादियां भी हुई, इसी में बच्चे भी हुए और अब जवान हो गए हैं तो उनका यहाँ दम घुटने लगा है। अब्बू, देखो बहजाद, उन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। इसे छोड़ने का मतलब अपने भाइयों को छोड़ना, और ये मैं नहीं कर सकता। तुम अपने भाइयों का मांस अपने नाखूनों से जुदा कर सकते हो। जाओ फिर, चले जाओ, अपनी बीवी को भी ले जाओ, लेकिन ये घर मेरा है और मैं अपनी आखिरी सांस भी यहीं लूँगा, बस। अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मा जी? सोनिया सिलाई मशीन लिए बैठी थी। महर की कमीज सिलाई कर रही थी जो कि कल उसने अपने दोस्त के घर पार्टी में पहनकर जानी थी। पता नहीं, उन्होंने बेजारी से कहा तो अफजल साहब ने चौंक कर उन्हें देखा। पता नहीं, ये कैसा जवाब हुआ? पता नहीं मतलब पता नहीं। वो सिलाई होने वाली कमीज पर नाप रखकर फिटिंग के निशान लगाने लगी थी। करने क्या गई थी फिर? गई तो नेक इरादे से ही थी। माँ है मेरी, उनकी तीमारदारी, बीमार पुरसी फ़र्ज़ है मेरा। पर आगे उन्हें भी तो अपने फ़र्ज़ याद रहे ना। वो तो उन्हें याद नहीं। चलो मान लिया, अब तो बुढ़ापा है, सठिया गई हैं। जब होशो हवास में थी तो तब कौन सा फूल बरसाती थी मुझ पर। उन्होंने गहरी सांस ली। फिर शहनाज का ही जिक्र किया होगा। तो और क्या, वही तो सगी औलाद है। मैं तो सौतेली हूँ। उन्होंने कनखियों से बीवी को देखा और सरसरी लहजे में पूछा, कागजात मिले? सुई में धागा डालती हुई सोनिया ने सर उठाकर शोहर को देखा। वो उन्हीं को देख रहे थे। देखो सोनिया, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये ज़रूरी है। कोई भी उनसे घर के कागज़ पर उल्टे सीधे अंगूठे लगवा लेगा, तब क्या करेंगे? और किसी को छोड़ो, शहनाज ही अगर ये कर डाले तो? महर वहीं चारपाई पर बैठी थी, किताबें फैलाए, बज़ाहिर पढ़ाई में मसरूफ़। शहनाज चाची ऐसा क्यों करेंगी? इतनी तो अमीर हैं वो पहले से ही। बाप ने उसे बगौर देखा। और की तमा ज़्यादा उसी को ही काटती है जिसके पास पहले से ही बहुत कुछ होता है। जिसे ऐश की लत पड़ गई हो ना, वो उसके हसूल के लिए हाथ पांव मारता ही मारता है। वो बीवी की तरफ मुड़े, कागजात ढूंढो, इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लग जाएं। वो दोनों बहनें माँ के साथ टीवी देख रही थी। ये उनका मुश्तरका ड्रामा देखने का वक्त होता था। बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो शहनाज ने घड़ी की तरफ देखा। भाई साहब होंगे। मरियम बेटा देखना ज़रा। थोड़ी देर में वो वापस अंदर आई तो साथ बड़े ताया भी थे। शहनाज ने जल्दी से सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और उनको बैठने का इशारा किया। आए बैठें भाई साहब। नहीं बेटा, ये बस तुम्हारी अमानत। उन्होंने वो बैग उनकी तरफ बढ़ाया। भाई साहब, मैंने आपसे कहा तो है कि आप ये सब खुद देख लिया करें, सब कुछ। मैं अब इतना कैश घर में तो नहीं रखूंगी ना बच्चियों के साथ। वो तो मैं बैंक में जमा करवा दूंगा कल, लेकिन तुम्हारे इल्म में भी तो होना चाहिए ना कि कितना पैसा आ रहा है। फैक्ट्री के मामलात की समझ नहीं, लेकिन आमदन की तो पूरी खबर होनी चाहिए ना तुम्हें। बैठिए, उन्होंने इसरार किया। इतने में मरियम उनके लिए मिल्क शेक ले आई थी। हेर फेर होते देर नहीं लगती ना शहनाज बेटा। उन्होंने बगौर उन्हें देखा। भाई साहब, अरशद ने जाते हुए बस एक यही नसीहत की थी। मुझे पता है सारी दुनिया में बस आप लोग हैं जो मुझसे मुखलिस हैं। आप सब मेरे ही हैं और मेरे लिए कुल जहान है, मेरा ख़ानदान है। मुझे भरोसा है आप पर भाई साहब, जीती रहो। उन्होंने उनके सर पर हाथ रख कर कहा, मेरे भाई की आखिरी निशानियाँ हो तुम लोग। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी बच्चियों को भी। सब कुछ अरशद ने ही तो खड़ा किया था। ये फैक्ट्री तो दिवालिया हो जाती अगर वो बाहर से ना आता और भाइयों के साथ खड़ा ना होता। ताई अम्मी ज़ियाद के सर में तेल की मालिश करते हुए उसे बता रही थी। उसका तो कारोबार भी वहाँ बाहर ही सेट था।
रुपए की रेल पेल, खुला खर्चा, अच्छा कपड़ा जूता, बेहतरीन खाना पीना, लेकिन उसने भाइयों की परवाह की। कौन करता है आज के दौर में? वो ज़रा रुकी। तुम्हारे भाई को है तुम्हारी परवाह? वो चाहता है कि कल के होते आज इस घर के टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें बांट दे, ताकि बेच बाच के जहाँ राह दिखे उधर भाग जाओ तुम सब। उसने बुरा सा मुंह बनाया। अम्मी यार, एक की बात में सबको ना घसीटा करें। वो मालिश करती रही। अब वो बीवी की पढ़ाई पट्टियों में आकर घर से जाने की बात कर रहे हैं, तो मेरा और शहजाद का क्या कसूर? उन्होंने सर झटक दिया। अच्छा छोड़ो ये सब। तुम्हारे अब्बू वो बैग छोड़ गए हैं, दिन में किसी वक्त बैंक चले जाना और शहनाज के अकाउंट में जमा करवा आना। कुछ देर बाद वो बोला, वैसे अम्मी उनके मज़े हैं ना, ना कुछ करना ना कराना और बोरियां भर भर के पैसे मिल जाते हैं। शर्म करो, ये सारा उसके मियाँ का ही है। ओ हाँ, वो मरकर भी हमारे आका हैं और हम गुलाम। सॉरी, मैं भूल गया था। माँ ने तेल भरे हाथ से धमोका टोका था। अम्मी यार, वो तड़प गया था। चल दफा हो जा। मेहर सिंघार मेज के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। नया सिलाई शुदा गुलाबी जोड़ा, जिसके साथ उसने जूता और ज्वेलरी मैचिंग खरीदी थी, हम रंग हल्का सा मेकअप, और वो तैयार थी। मेहर जल्दी आना बेटा, तुम्हारे अब्बू फिर गुस्सा करते हैं। वो कब गुस्सा नहीं करते। वो शाल ओढ़ने लगी थी। खाने में नमक तेल ज्यादा होने से लेकर मौसम के तेवर बदलने तक हर शय पे गुस्सा आता है उन्हें तो। फिर भी बाप हैं तुम्हारे। अच्छा अम्मी, उसने बेजारी से माँ को देखा। आ जाऊंगी जल्दी। और एक बात बता, ये उस दुमछली को क्यों साथ लगाया है तूने? वो माहीन की बच्ची क्यों जा रही है तेरे साथ? और क्या अकेली जाती अम्मी? मैं छोड़ आती तुझे। जाने दे अम्मी, फिर रात गए मुझसे ही टांगे दबवानी थी आपने। माहीन अच्छी है, माँ की तरह चलाको नहीं है। वो शॉल ओढ़ने के बाद खुद को तनकीदी नज़रों से आईने में देख रही थी। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मरियम बच्चे कहाँ हो? वो कमरे में बिस्तर पर लेटी नॉवल पढ़ने में मगन थी जब शहनाज उसे आवाज़ें देती हुई अंदर आई थी। वो जल्दी से डाइजेस्ट तकिए में छुपा कर उठ बैठी थी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। वो माँ थी जो बंद आंखों से भी औलाद की एक एक हरकत देख लेती है। तकिए के नीचे से झांकता डाइजेस्ट का कोना उनकी नज़रों से पोशीदा नहीं रहा था। कॉलेज का भी पढ़ लिया करो कभी, हर वक्त यही झूठी सच्ची कहानियाँ। पढ़ती तो हूँ अम्मी। उन्होंने बगौर उसे देखा। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि एकेडमी से छुट्टी कर लेना शाम को। क्यों? उसने अचंभे से माँ को देखा। कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। अम्मी यार, उसने बेजारी से माँ को देखा। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? अभी से ये रिश्ते और शादियों का चक्कर। मेरी हम उम्र है ना मेहर भी, उसे तो कोई परवाह भी नहीं। उन्होंने रसान से उसका हाथ थामा। उसकी माँ भी जिंदा है और उसके सर पर बाप का साया भी है। मरियम मेरी जान, अरशद की मौत के बाद से मुझे बहुत डर लगने लगा है। मुझे मेरे फरीज़े अदा करने दो बेटा। लेकिन अम्मी, मेरी पढ़ाई, उससे कौन रोक रहा है तुम्हें? पढ़ती रहो जैसे मर्जी, बस साथ साथ में कोई अच्छा रिश्ता देख कर रखना चाहती हूँ। सालों लग जाते हैं इसमें भी। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी अच्छी जगह तुम्हारी निस्बत तय हो जाए। वो उन्हें देख कर रह गई थी। इब्रार ने सर तापा उसे सराहती नज़रों से देखा था। वो आंख दबाकर होंठों को सताइशी अंदाज में सकोड़ चुका था। मेहर ने उसे खिफ़त भरी नज़रों से देखा और फिर पास खड़ी माहीन की तरफ इशारा किया। बच्ची है, कुछ तो लिहाज करो। बच्ची का ही तो लिहाज है, वरना तो। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराया और माहीन की तरफ मुड़ा। तुम्हारे फेवरेट हैरी पॉटर डाउनलोड कर दिए हैं इस लैपटॉप में। तुम यूं क्यों नहीं करती हो कि यहाँ आराम से सोफे पर बैठकर मूवी देखो, तब तक मैं तुम्हारी आपी से कुछ बातें कर लूं। वो मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद ही वो कमरे में जा चुके थे। इब्रार के बकौल वो उसके दोस्त का फ्लैट था, दो सिरा सा, दो कमरों पर मुश्तमिल, एक नन्हा सा किचन और जरा सा लाउंज। कितना तड़पाती हो यार। ये आखिरी सरगोशी थी जो माहीन ने सुनी थी जब वो उसकी कमर में हाथ डाले कमरे की तरफ गया था। वो मेहमान होकर जा चुके थे। शहनाज को तो रिश्ता अच्छा लगा था। छोटी सी फैमिली थी, दो बहन भाई, माँ बाप, अपना घर था, लड़के का अपना कारोबार था। अच्छी सी पढ़ी लिखी फैमिली थी। अल्लाह करे तुम्हारा हो जाए मरियम बस। रात में वो बड़े ताया की तरफ गई थी। उस वक्त वो फैक्ट्री से वापस आ चुके होते थे तो घर पर ही मिलते थे। मरियम का रिश्ता अभी से?
ताई अम्मी ने हैरत से देखा। वो उनको कमरे में ही ले आई थी। भाभी, अभी से तलाश शुरू करूंगी तो वक्त पर अच्छा रिश्ता मिलेगा ना। ये तो है, बच्चियों के मामले में तो बड़ी छानबीन करवानी पड़ती है। इसीलिए तो आई हूँ भाई साहब, उन्होंने रसान से कहा। अब हमारे लिए तो आप ही बड़े हैं और इस घर के मर्द भी आप हैं। मैंने दुनिया देखी है और ना ही मुझे उसका कुछ पता है। मेरे लिए तो आंखें, नाक, कान सब आप ही हैं। लड़के की छानबीन करवानी होगी और जो ज़रूरी मालूमात होती हैं वो आप करवाएं। तुम फिक्र मत करो शहनाज, वो फ़ौरन बोले। वो मेरी बेटी है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कल ही करता हूँ ये काम। दस्तक की आवाज़ पर ताई अम्मी घुटनों पर हाथ रखते उठी थी और बैरूनी दरवाजे तक आई थी। कौन है? मैं हूँ माँ जी, मुरसलीन। ओह अच्छा अच्छा। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। वो 29-30 साला, अच्छे खासे कद काठ और गंदुमी सी रंगत के साथ कदरे तीखे से नकूश वाला अच्छा जाजिबे नज़र शख्स था। मैं ज़ियाद से मिलने आया था माँ जी, घर पर है वो? वो तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है, कुछ काम का कहकर। तुम आओ ना, बैठो, कुछ चाय ठंडा। नहीं नहीं माँ जी, इट्स ओके, उसने शाइस्तगी से कहा था। आ भी जाओ, इतनी गर्मी है, पानी तो पी ही लो। पता तब तक तुम्हारा दोस्त भी आ जाए शायद। उनके इसरार करने पर वो घर के अंदर चला आया। और सुनाओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? क्या नाम था भला सा? जी माँ जी, राबिया, वो भी बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद ताई अम्मी उसके लिए ट्रे में कोल्ड ड्रिंक्स रख कर ले आई थी। ज़ियाद बता रहा था तुम्हारी परेशानी के बारे में, उन्होंने होले से कहा। बस माँ जी, दुआ कीजिएगा। माँ का तो काम ही दुआएं देना है बेटा। अल्लाह गोद हरी कर दे तुम मियाँ बीबी की। कितने साल होने को आए हैं, अल्लाह तुमको भी नेक नरीना औलाद अता फरमाए। उन्होंने सिद्के दिल से दुआ दी थी। बड़े ताया और ताई अम्मी आए हुए थे। मरियम को चाय का इंतज़ाम करने का कहकर अम्मी ने उसे कमरे से निकाल दिया था। अब अंदर वही 3 लोग थे। माहीन दरवाजे से लगी कनसुइयाँ ले रही थी। एक नंबर के फ्रॉड है, अपना कारोबार। एक दुकान है, वो भी किराए की, परचून डाल रखा है। 2 बार तो पुलिस ले जा चुकी है। परचून की आड़ में 2 नंबर चीज़ें बेचता है। कहाँ से मिल गए तुम्हें ऐसे जेलसाज लोग? शहनाज परेशानी से सर पकड़े बैठी थी। बहजाद के जानने वाले का दोस्त है। ताया अब्बू ने कानों को हाथ लगाया नाम सुन। बेटी को गला घोंट के मार देना, पर उधर रिश्ता मत करना। मरियम चाय ले आई तो उनकी आंखों में आंसू और चेहरा उतरा हुआ था। तुम क्यों परेशान हो रही हो शहनाज? उम्र ही क्या है अभी इसकी? अभी से हलकान मत हो इस सब के लिए। ताई अम्मी ने बहाने से मरियम को फिर से उठा दिया। वो गई तो वो शहनाज के नज़दीक हुई थी। मैं कुछ और सोच रही थी शहनाज, वो राजदाराना अंदाज में कह रही थी। अपने अपने ही होते हैं, अपना मारता है तो छाँव में डालता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, भले हैसियत में हम तुमसे नीचे हैं, रुपया पैसा नहीं है, जायदाद के नाम पर भी बस एक यही घर है, लेकिन तुम्हारे अपने हैं, देखे भाले हैं तुम्हारे। शहनाज बगौर उन्हीं को देख रही थी। ज़ियाद बहुत मेहनत कर रहा है, इस बार पुरुम्मीद भी बहुत है। कहता है कि जॉब मिल जाएगी अम्मी। उन्होंने रसान से उनका हाथ थामा। अपनी मरियम मुझे दे दो, मैं उसे ज़ियाद की दुल्हन बनाऊंगी। वो दम बखुद उन्हें देखती रह गई। ज़ियाद भाई? माहीन ने हैरानी से माँ को देखा। जवाबन वो धीमे से मुस्कुराई और असबात में सर हिलाकर पास बैठी मरियम को देखा, जो उन्हें देखकर नजरें चुरा गई थी। घर का लड़का है, देखा भाला, कज़न है तुम्हारा, ईमानदार, पढ़ा लिखा भी है। अल्लाह करेगा तो जॉब भी हो जाएगी बहुत जल्द, और सबसे बढ़कर भाई साहब का घर। मरियम बेटा, और क्या चाहिए होता है? वो रसान से कह रही थी। ये रुपया पैसा, ये स्टेटस, ये बड़े घर, ये सब आनी जानी चीज़ें हैं बेटा। आज हैं कल नहीं, आज ज़्यादा कल कम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये सब कुछ जो तुम्हारे बाप ने बनाया है, तुम दोनों बहनों का ही तो है। वो खामोश रही थी। तुम क्या कहती हो? मुझे नहीं पता अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं, जैसे तुम कहो, वो फौरन बोली थी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अच्छे से सोच लो, वक्त ले लो और फैसला करके मुझे बता देना। तुम्हें इनकार करने का भी पूरा हक है बेटा। उसने सर हिला दिया था। माहीन अभी तक उसी में अटकी थी। ज़ियाद भाई? वो तो बहुत रूड से नहीं है, काफ़ी सख्त लगते हैं मुझे, वैसे अच्छे हैं। उस दिन मुझे स्कूल से वापसी पर लेकर आए थे, जब बस खराब थी, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई थी।
اس کمرے میں پھیلے اندھیرے سے موم بتی کی زرد لو لڑنے میں مصروف تھی۔ دیوار پر دور تک پھیلے سائے رقص کر رہے تھے۔ اس ناکافی روشنی میں وہ چہرہ غیر واضح تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ان لکیروں سے کھینچے گئے نشانات کے درمیان پرانی ہڈیوں سے بنے دائرے میں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے سیاہ چوغا پہن رکھا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ چھوٹا سا روئی بھر کر بنایا کپڑے کا وجود جس کے گرد وہ پٹیاں لپیٹتی جا رہی تھی اور زیر لب کچھ منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کٹوری میں تازہ خون رکھا تھا جس میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر اس نے وہ بے جان گڑیا کے وجود پر ایک نام لکھا، اسے تکلیف دو، سارے زمانوں کی تکلیف دو، سب سے زیادہ دردناک تکلیف، وہ تکلیف جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کے لیے کوئی دوا نہ ہو، اسے تکلیف دو، اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف جو اس سے کسی کو ملی ہو۔ وہ زنگ آلود سوئیاں تھیں جن کو بلند آواز میں کچھ پڑھتے ہوئے اس نے اس جسم میں گھسانا شروع کیا تھا، ایک کے بعد ایک۔ اسے تکلیف دو، موت جیسی تکلیف، لیکن ایسی کہ موت بھی اس سے رہائی نہ دلا سکے اسے۔ وہ نفرت سے کہتی اسے سوئیاں کھبوتی جا رہی تھی۔